वन हम पढ़ रहे थे द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। अब हम पहुँचे हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स। चैप्टर 3 में केवल एक सेक्शन है, सेक्शन 19, जो कि बताता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स। सब सेक्शन 1 इसका कहता है द स्टेट गवर्नमेंट मे एस्टेब्लिश एंड मेंटेन सच नंबर ऑफ ओल्ड एज होम एट एसेसिबल प्लेसेस एज इट मे डीम नेसेसरी। क्या है? स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश और मेंटेन करेगा ओल्ड एज होम्स को ऐसे एसेसिबल प्लेस पे जहाँ कि उसे ठीक लगे। इन अ फेज्ड मैनर में एस्टेब्लिश करेगा, बिगिनिंग विथ एटलीस्ट वन इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू accommodate in such homes a minimum of 150 senior citizens who are indigent। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? इस्टेब्लिश करेगा, लेकिन क्या करेगा कि हर स्टेट गवर्नमेंट की ये कोशिश होगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक ओल्ड एज होम हो, और वो ओल्ड एज होम ऐसा रहेगा, उसमें ऐसी फैसिलिटी रहेगी कि कम से कम वो 150 सीनियर सिटीजन जो कि इंडिजेंट हैं, जो कि गरीब हैं, उनको एकोमोडेट कर सके, उनको रहने खाने की व्यवस्था वहाँ पे हो सके। ठीक है, सबसेक्शन 2 हम देखते हैं। सबसेक्शन 2 हमें बताता है द स्टेट गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब अ स्कीम फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओल्ड एज होम। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? प्रेस्क्राइब करेगा स्कीम। किस चीज़ के लिए स्कीम प्रेस्क्राइब करेगा? ओल्ड एज होम की मैनेजमेंट्स के लिए, इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड्स एंड वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड बाय देम। उसमें क्या क्या रहेंगे? स्टैंडर्ड रहेगा और वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज, मतलब क्या क्या सर्विसेज उसमें प्रोवाइड की जाएंगी, इसका स्टैंडर्ड एक तरीके से स्कीम, एक मैनेजमेंट का स्कीम स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगा। ठीक है, विच आर नेसेसरी फॉर मेडिकल केयर एंड मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सच होम। मतलब इस होम में कौन रहेगा? ओल्ड एज होम में सीनियर सिटीजन्स रहेंगे, उनकी इंटरटेनमेंट के लिए, उनके मेडिकल केयर के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए, क्या क्या उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या क्या सर्विसेज उसमें होनी चाहिए, इस सभी का स्कीम स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, प्रेस्क्राइब करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन हमें बताता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इंडिजेंट मीन्स एनी सीनियर सिटीजन हु इज़ नॉट हैविंग सफिशिएंट मीन्स एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू मेंटेन हिमसेल्फ। मतलब क्या है कि इंडिजेंट सीनियर सिटीजन कौन है? ऐसा सीनियर सिटीजन जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया है समय समय पर कि इनके पास सफिशिएंट मींस नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। मतलब स्टेट गवर्नमेंट एक बना दिया कि हाँ, इतना मींस जिसके पास नहीं है वो सीनियर सिटीजन इंडिजेंट की कैटेगरी में आता है। उन्होंने एक मतलब बना दिया एक, तो उसी स्टेट गवर्नमेंट ही प्रेस्क्राइब करेगा, उसी आधार पर हम कहेंगे कि हाँ, ये सीनियर सिटीजन इंडिजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्शन 19 हो गया। अब हम चैप्टर 4 पे आते हैं, जो कि है, अब हम चैप्टर 4 देखते हैं, जो कि है प्रोविज़न फॉर मेडिकल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन। ठीक है, सेक्शन 20 बताता है हमें मेडिकल सपोर्ट फॉर सीनियर सिटीजन। द स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर दैट, स्टेट गवर्नमेंट क्या इंश्योर करेगी? पहला, द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल funded fully or partially by the government shall provide beds for all senior citizen as far as possible। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर ऐसे हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, वो क्या होंगे? वो बेड प्रोवाइड करेंगे, नेसेसरी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए वो बेड प्रोवाइड करेंगे, जितना वो प्रोवाइड कर सकेंगे एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, सबसे इसका क्लॉज 2 हमें बताता है द सेपरेट क्वीज बी अरेंज फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए सेपरेट क्वीज अरेंज की जाएगी। क्लॉज 3 हमें बताता है फैसिलिटी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक टर्मिनल एंड डीजेनरेटिव डिजीज इज़ एक्सपेंडेड फॉर सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स के क्रोनिक टर्मिनल या डीजेनरेटिव जो भी डिजीज़ हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। 4th बताता है रिसर्च एक्टिविटी फॉर क्रोनिक एल्डरली डिजीज़ एंड एजिंग एक्सपेंडेड। मतलब क्या है कि जो रिसर्च एक्टिविटी, जो क्रोनिक एल्डरली डिजीज़, जो बुढ़ापे के कारण जो भी बीमारियाँ होती हैं उन पर रिसर्च एक्टिविटी करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि उस पर रिसर्च एक्टिविटीज़ हो, नई नई दवाएँ निकलें, जिससे कि हम ओल्ड एज सिटीजन्स जो भी हैं उनकी दुख को, दर्द को कम कर सकें। ठीक है, 5 हमें बताता है देयर आर
earmarked facilities for geriatric patient in every district hospital duly headed by a medical officer with experience in geriatric care। मतलब ईयरमार्क फैसिलिटीज़ गेरियाट्रिक जो पेशेंट हैं उनके लिए प्रोवाइड की जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन। ठीक है, इसमें सेक्शन 21 जो है वो हमें बताता है मेजर्स फॉर पब्लिसिटी अवेयरनेस ETC फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक ऑल मेजर टू इंश्योर दैट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, इंश्योर करेगी, क्या करेगी। क्लॉज 1 हमें बताता है द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग द टेलीविजन, रेडियो एंड द प्रिंट एट रेगुलर इंटरवल। क्या कि रेगुलर इंटरवल पे इस एक्ट के जो प्रोविजन है उन्हें वाइड पब्लिसिटी दी जाए। कैसे? पब्लिक मीडिया के थ्रू, लाइक टेलीविज़न, रेडियो या प्रिंट के थ्रू इस एक्ट के प्रोविजंस को पब्लिसिटी दी जाए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, इस एक्ट के बारे में लोग जानें, सीनियर सिटीजन्स भी जाने, हर कोई जाने। ठीक है, और क्लॉज 2 हमें बताता है द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूडिंग द पब्लिक ऑफिसर एंड द मेंबर्स ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज आर गिवन पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑन द इश्यू रिलेटिंग टू दिस एक्ट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी जो भी ऑफिसर हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हों या फिर जुडिशियल सर्विसेज के ऑफिसर हों, उन्हें पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस और ट्रेनिंग दी जाएगी इस एक्ट से रिलेटेड इश्यूज़ पे। ठीक है, क्लॉज 3 हमें बताता है effective coordination between the services provided by the concerned ministries। क्या है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कंसर्न मिनिस्ट्रीज के द्वारा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट कोशिश करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कोशिश करेगी। ठीक है, और डिपार्टमेंट डीलिंग विथ लॉ, मतलब मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट सबके बीच एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। होम अफेयर्स, हेल्थ एंड वेलफेयर टू एड्रेस द इश्यू रिलेटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन एंड पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द सेम इज कंडक्टेड। मतलब जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि होम अफेयर्स, हेल्थ और वेलफेयर के मुद्दे को डील कर रहे हैं, उनके बीच आपस में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो और एक पीरियोडिकल रिव्यू भी होगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 22 अथॉरिटीज़ हु मे बी स्पेसिफाइड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इसका सबसेक्शन 1 हमें बताता है द स्टेट गवर्नमेंट मे कन्फर सच पावर एंड इम्पोज सच ड्यूटी ऑन अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज मे बी नेसेसरी। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर पावर कन्फर्म करेगा और ड्यूटीज़ भी इम्पोज करेगा। किस चीज़ के लिए? टू इंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर प्रॉपरली कैरिड आउट। इस एक्ट के प्रोविजंस प्रॉपरली कैरी आउट किए जा रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए। ठीक है, एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे स्पेसिफाई द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम हु शैल एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अपने नीचे के किसी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को ये कहेगा कि आप इस काम को करिए। ठीक है, so conferred or imposed and the local limits within which such power or duty shall be carried out by the officer as may be prescribed। और वो बताएगा कि मतलब ढेर सारे ऑफिसर्स हैं, सबऑर्डिनेट है, तो उनको उनका एरिया भी बताएगा कि आप इस एरिया का काम करिए, आप उस एरिया का काम करिए। ठीक है, सबसेक्शन 2 हमें बताता है द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रेस्क्राइब अ कंप्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन। मतलब स्टेट गवर्नमेंट एक कंप्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाएगा, किस चीज़ के लिए, उनकी सीनियर सिटीजन के लाइफ और प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए। अब हम आते हैं सेक्शन 23 पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सबसेक्शन 1 हमें बताता है वेयर एनी सीनियर सिटीजन हु आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कोई सीनियर सिटीजन जो कि इस एक्ट के प्रारंभ होने के बाद हैज़ ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और अदरवाइज हिज प्रॉपर्टी, उसने क्या किया है, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है। कैसे? गिफ्ट से किया है या फिर किसी और तरीके से। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ट्रांसफरी शैल प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज़ एंड बेसिक फिजिकल नीड्स टू द ट्रांसफरर and such transferee refuse or fails to provide such amenities and physical needs। किस कंडीशन के साथ उसने ट्रांसफ़र किया है कि जिसको उसने ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफरी जो है वो क्या करेगा, वो बेसिक एमिनिटीज़, जो बेसिक सुख सुविधाएं और जो भी फिज़िकल नीड्स हैं, जो भी ज़रूरतें हैं वो ट्रांसफरर की, उसको पूरा करेगा। और ट्रांसफरी क्या कर रहा है, ट्रांसफरी उस चीज़ को, उस सुख सुविधाओं को, उस एमिनिटीज़ को, उस फिजिकल नीड्स को फुलफिल करने में फेल हो जा रहा है। द सेट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड बाय फ्रॉड और कोएर्सन और अंडर इन्फ्लुएंस। मतलब क्या है कि ऐसा
मतलब ऐसी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को क्या डीम किया जाएगा कि ये फ्रॉड या कोएर्सन या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, उसके तहत हुई है। एंड सेल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरर बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द ट्रिब्यूनल। मतलब क्या है कि ट्रांसफर के ऑप्शन पे फिर ये वॉइड डिक्लेयर की जाएगी ट्रिब्यूनल के द्वारा। मतलब बेसिकली क्या है, कोई सीनियर सिटीजन था, उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी को इस शर्त के साथ ट्रांसफ़र करी, गिफ्ट कर दिया कि हाँ ठीक है, मेरी जो ज़रूरतें होंगी वृद्धावस्था में आप उसे पूरी करिएगा। लेकिन उस पर्टिकुलर ट्रांसफरी जिसको उसने ट्रांसफ़र किया था अपने वृद्धावस्था की ज़रूरतों को पूरा करने की शर्त के साथ, उस ट्रांसफरी ने जिस पर्टिकुलर इंसान को उस वृद्ध आदमी ने ट्रांसफ़र किया था उसने फुलफ़िल नहीं की, उसने उसकी सेवा नहीं की, आप कह सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में। तो वो जो ट्रांसफ़र था, उसने प्रॉपर्टी तो ले ली बट उसने सेवा नहीं की, तो वो जो ट्रांसफ़र था वो अब उस सीनियर सिटीजन के ऑप्शन पे, उस ट्रांसफरर के ऑप्शन पे वॉइड हो जाएगा। ये सेक्शन ये बात कहता है। सबसेक्शन 2 हमें बताता है वेयर एनी सीनियर सिटीजन हैज़ अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस आउट ऑफ एन स्टेट। मतलब सीनियर सिटीजन के पास क्या था, एक मेंटेनेंस को रिसीव करने का राइट था किसी स्टेट से, ठीक है। एंड सच स्टेट और पार्ट देयर ऑफ इज ट्रांसफर्ड, और ये स्टेट या इसका कोई पार्ट ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। द राइट टू रिसीव मेंटेनेंस मे बी इन्फोर्स अगेंस्ट द ट्रांसफरी। जो उसका मेंटेनेंस का राइट है वो सीनियर सिटीजन का, वो ट्रांसफरी के अगेंस्ट इन्फोर्स किया जा सकता है। मतलब ट्रांसफरी से मेंटेनेंस की डिमांड की जा सकती है। कब की जा सकती है? एफ, यदि द ट्रांसफरी हैज़ नोटिस ऑफ द राइट, ट्रांसफरी के पास नोटिस था कि हाँ इस पर्टिकुलर स्टेट से इस सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस रिसीव करने का राइट है। अगर ट्रांसफरी को ये पता है फिर भी वो प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है तो उसे उन सीनियर सिटीजन को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और इफ़ द ट्रांसफरर इज ग्रेट्यूटस, या फिर ट्रांसफ़र जो किया है वो ग्रेट्यूटी में किया गया है, ग्रेट्यूटस ट्रांसफ़र है तो, ठीक है। बट नॉट अगेंस्ट द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ राइट। लेकिन अगर ऐसा ट्रांसफ़र हुआ है जो कि जिसको कि नोटिस नहीं थी इस बात की कि इस स्टेट से किसी सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस का राइट है, अगर उसे इस बात की नोटिस नहीं थी या फिर उसने कंसिडरेशन दिया था, तो उसके पास फिर मतलब ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ द राइट, तो उसके अगेंस्ट ये राइट टू मेंटेनेंस इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। सबसेक्शन 3 हम देखते हैं। If any senior citizen is incapable of enforcing the right under subsection 1 and 2, यदि कोई senior citizen अपने rights को enforce करने में incapable है, नहीं कर पा रहा है, then क्या होगा? Action may be taken on his behalf by any of the organization referred to in explanation to subsection 1 of section 5। मतलब subsection 1 of section 5 में जो organization, जो उसके explanation में जो organization हमने देखा था, वो लोग क्या कर सकते हैं, senior citizen के behalf पे उस एक्शन को इन्फोर्स करा सकते हैं, मतलब जो सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में है, ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर 6 पे, ऑफेंस एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल, ठीक है। सेक्शन 24 हमें बताता है एक्सपोजर एंड अबेंडनमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन, ठीक है। हूएवर हैविंग द केयर और प्रोटेक्शन ऑफ द सीनियर सिटीजन लीव्स सच सीनियर सिटीजन इन एनी प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ होली अबेंडनिंग सच सीनियर सिटीजन। मतलब क्या है, जब जो कि कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास किसी सीनियर सिटीजन को क्या करना था, केयर करनी थी, जिसको उसकी प्रोटेक्शन करनी थी, उसकी ड्यूटी थी, उसने नहीं किया और लीव कर गया, छोड़ दिया उसने सीनियर सिटीजन को किसी भी प्लेस पे, और किस इंटेंशन से छोड़ा उसने कि उसे छोड़ देगा, अबेंडन कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 months और विथ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5,000 रुपये और बोथ। मतलब उसे 3 महीने की सज़ा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट, और 5,000 फाइन लग सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन 25 पे, cognizance of offense, subsection 1, notwithstanding anything contained in the CRPC, every offense under this act shall be cognizable and bailable। मतलब क्या है, इस एक्ट के जो भी ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल हैं और बेलेबल हैं, ठीक है। सबसेक्शन 2 हमें बताता है एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड समरीली बाय अ मजिस्ट्रेट। मतलब कॉग्निजेबल, बेलेबल और समरी ट्रायल, ये हमें याद करना है, ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर 7 पे, मिसलेनियस। सेक्शन 26 हमें बताता है ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। एवरी ऑफिसर और स्टाफ appointed to exercise function under this act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the IPC। IPC में section 21 में हम public servant की definition पढ़ते हैं, तो कोई भी ऑफिसर या स्टाफ जो कि इस एक्ट में अपॉइंट किया गया है कोई फंक्शन करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो एक पब्लिक सर्वेंट होगा सेक्शन 21 ऑफ IPC के तहत, ठीक है। सेक्शन 27 हम पढ़ते हैं
Jurisdiction of civil court barred. No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter to which any provision of this act applies. ठीक है, सिविल कोर्ट के पास कोई भी jurisdiction नहीं है इस एक्ट के तहत, कोई भी इस एक्ट के प्रोविज़न को मतलब इंटरटेन करने के लिए कोई भी jurisdiction सिविल कोर्ट की नहीं है. And no jurisdiction shall be granted by any civil court in respect of anything which is done or intended to be done or under this act. और वो सिविल कोर्ट इंजेक्शन भी ग्रांट नहीं कर सकता. ठीक है. सेक्शन 28 में बताता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the central government, state government or the local authority or any officer of the government. ठीक है, सूट प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी किसके खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या किसी ऑफिसर के खिलाफ नहीं होगी. क्यों? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग विच इज़ डन इन गुड फेथ, क्योंकि उन्होंने कोई भी काम गुड फेथ में किया है तो कोई भी प्रोसीडिंग उनके खिलाफ नहीं होगी. और इंटेंडेड to be done in pursuance of this act and any rule or order made thereafter. मतलब इस एक्ट के अधीन कोई भी चीज़ उन्होंने गुड फेथ में की है तो उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा. ठीक है. सेक्शन 29 हमें बताता है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी. ठीक है. इफ़ एनी डिफ़िकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, यदि इस एक्ट के किसी भी प्रोविज़न को लागू करने में कोई डिफ़िकल्टी आती है, देन द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट मेक सच प्रोविज़न नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट. मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगा कोई भी प्रोविज़न जो कि इस एक्ट के प्रोविज़न से इनकंसिस्टेंट नहीं है, एज अपीयर टू बी नेसेसरी और एक्सपीडियंट फॉर रिमूविंग द डिफ़िकल्टी. मतलब जो कि डिफ़िकल्टी रिमूव करने के लिए ज़रूरी है, ऐसे प्रोविज़न को वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगा. मतलब ये है कि जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है इसको इम्प्लीमेंट करने में, वो डिफ़िकल्टी रिमूव करने का जो राइट है जो करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. अगर ये एक्ट कमेंस हुआ उसके 2 साल के बाद ये डिफ़िकल्टी रिमूव करने का राइट नहीं है. ठीक है. मतलब अब हम आते हैं सेक्शन 30 पे, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन. द सेंट्रल गवर्नमेंट मे गिव डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट एज द कैरिंग इनटू एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के प्रोविजन को कैरी करने के लिए जो भी डायरेक्शन जरूरी है वो स्टेट गवर्नमेंट को देगा. सेक्शन 31 कहता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू. तो सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक periodic review and monitor the progress of the implementation of the provision of this act by the state government. मतलब क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पीरियोडिक रिव्यू करेगा और मॉनिटर करेगा इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के जो प्रगति जो हो रही है उसको रिव्यू करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. अब हम आते हैं सेक्शन 32 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल. तो स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल मेकिंग की पावर है. क्या पावर है, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट. मतलब इस एक्ट के पर्पज को कैरी आउट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकता है. और सबसेक्शन 2 हमें बताता है विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर सच रूल में प्रोवाइड फॉर. और ये रूल क्या क्या हो सकते हैं, ए the matter of holding inquiry under section 5 subject to such rule as may be prescribed under subsection 1 of section 8. मतलब इंक्वायरी कैसे होगी, सेक्शन 5 में इंक्वायरी होती है तो वो इंक्वायरी कैसे होगी जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है वो उसके बारे में रूल बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. बी हमें बताता है द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द ट्रिब्यूनल फॉर अदर पर्पजेज अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8. मतलब सेक्शन 8 के सबसेक्शन 2 में जो पावर और प्रोसीजर है ट्रिब्यूनल का उसके बारे में नियम बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट. सी द मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस विच मे बी ऑर्डर्ड बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9. जैसे हमने देखा था सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 में 10,000 अलाउंस स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया था. तो उसको टाइम पे मतलब मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस क्या हो सकता है उसको भी फिर से वो डिटरमाइन चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है. ठीक है. डी हमें बताता है द स्कीम फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड एंड वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड बाय देम विच आर नेसेसरी फॉर मेडिकल केयर एंड मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट टू द इनहेबिटेंट ऑफ सच होम अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19. मतलब हमने देखा था कि ओल्ड एज होम बनाया गया था तो ओल्ड एज होम में क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी हमने देखा था. तो मेडिकल केयर कैसे दिया जाएगा, एंटरटेनमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें को फिर से मतलब इसके बारे में रूल बनाने का जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है. स्टेट गवर्नमेंट रूल इस पर बना सकती है. ये हमें बताता है
the power and duties of the authorities for implementing the provision of this act under subsection 1 of section 22। मतलब वो authorities जो कि implement करेंगी इस एक्ट के provisions को, उनकी powers और duty क्या होगी, ये state government rule बना सकता है। F हमें बताता है a comprehensive action plan for providing protection of life and property of senior citizen under subsection 2 of section 22। section 22 के subsection 2 में जो comprehensive action plan बनाया जाएगा उसके बारे में भी state government rule बना सकता है। जी हमें बताता है एनी अदर मैटर विच इज़ टू बी और मे बी प्रेस्क्राइब, और कोई भी मैटर जो कि उसे ठीक लगे वो स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। अब हम आते हैं सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3, every rule made under this act shall be laid as soon as may be after it is made before each house of state legislature। ऐसा कोई भी रूल जब बनाया जाएगा तो ये जैसे ही बनाया जाएगा उसके कुछ दिनों के अंदर ही, जैसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो दोनों हाउस हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, उनके सामने रखा जाएगा। वेयर इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस और वेयर सच लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ 1 हाउसेस बिफोर दैट हाउस। मतलब क्या है कि कहीं कहीं हम लोग ये देखते हैं कि क्या है कि स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसमें 2 हाउसेस होते हैं और कहीं कहीं स्टेट लेजिस्लेचर में 1 हाउसेस होता है। अगर दो हाउसेस हैं तो उस दोनों के सामने रखा जाएगा, अगर 1 हाउस है तो 1 के सामने रखा जाएगा, वहाँ से पास होने के बाद ही वो इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये एक्ट पढ़ लिया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये एक्ट पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।